नमस्कार साथियों, मैं शंकर सातनकर। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। सार्थक पहल एक ऐसा संस्थान है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न वनडे एग्ज़ाम की तैयारी जो है ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से निःशुल्क कराता है। और मैं सार्थक पहल के माध्यम से आज लेके आया हूँ कंप्यूटर नेटवर्क। जी हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे संविदा शाला शिक्षक हो, पटवारी एग्ज़ाम हो, बैंक के हो, रेलवे के हो, या यूजीसी नेट का हो, एमपीपीएससी का हो, आईएएस का हो। सभी प्रकार के एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस ज्ञान की परीक्षा अवश्य की जाती है कि ऑनलाइन नेटवर्क के विषय में जो प्रतिभागी है इसको कितना ज्ञान है। तो बड़े सरल से शब्दों में हम पढ़ेंगे। कई लोग मुझसे शिकायत भी करते हैं कि सर आप अपने चैनल के विषय में ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ नहीं है। तो मैं उन सब से यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो उद्देश्य है अपने चैनल का प्रचार प्रसार करना नहीं है, बल्कि जो जानकारी मुझे देना है वो वास्तव में बच्चों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। तो बिना किसी कन्फ्यूज़न के हम तैयारी शुरू करते हैं। और यदि किसी को कुछ कन्फ्यूज़न हो तो बाद में मैसेज करके मुझे बता भी सकते हैं। 100% जो है मैं उसकी समस्या का निदान अवश्य करूँगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े दो या अधिक स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह है। जो विभिन्न कंप्यूटर जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और डाटा का शेयर करते रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क, उसे नेटवर्क कहते हैं। जिसमें नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर समान नियमों का अनुपालन कर आपस में डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान तथा संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं। अर्थात कंप्यूटर का नेटवर्क स्थापित करने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक सेंडर, एक मीडियम, रिसीवर और प्रोटोकॉल। तो 4 चीज़ें आवश्यक हैं और चारों चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो ये याद कर ले कि नेटवर्क के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक सेंडर जो मैसेज भेजने वाला है या प्रेषक है, दूसरा मीडियम, तीसरा प्राप्तकर्ता रिसीवर जिसको संदेश भेजा गया है, और है प्रोटोकॉल मतलब नियमों का समूह। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रोटोकॉल क्या है। तो इस तरीके से प्रेषक और प्राप्तकर्ता और इसके बीच में होता है मीडियम, और इसके माध्यम से जो है वो नेटवर्क की स्थापना की जाती है। अब हम देखेंगे प्रोटोकॉल, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है? तो रूल्स एंड प्रोसीजर्स मतलब डाटा का आदान प्रदान करने के लिए, नेटवर्क स्थापित करने के लिए जो रूल्स और प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, तो नियमों और प्रक्रियाओं का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स, ये नेटवर्क कहलाता है। और सबसे पहला जो नेटवर्क था वो था 1981 में स्थापित किया गया था ईथरनेट, जो अमेरिका में रक्षा विभाग के अंतर्गत ये स्थापित किया गया था 1981 में। यदि महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल में देखा जाए तो TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये संयुक्त प्रोटोकॉल है। हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम तो अभी यहाँ पे सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, फिर एक एक प्रोटोकॉल के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। फिर है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और फिर है SMTP सिंपल मेल प्रोटोकॉल। चारों प्रोटोकॉल के विषय में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल हमने पढ़ लिए, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल प्रोटोकॉल। अब नोड्स, एक महत्वपूर्ण अवधारणा है नोड्स।
नोड्स क्या, व्हाट इज नोड्स? तो नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों का अंतिम बिंदु या टर्मिनल जो नेटवर्क के संसाधनों का उपयोग करता है वो नोड कहलाता है। तो इस प्रकार से दो नोड होंगे, एक प्रेषक और दूसरा प्राप्त करता है, एक रिसीवर और दूसरा सेंडर, एक सेंडर और दूसरा रिसीवर। तो नोड क्लियर है एकदम। नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों का अंतिम बिंदु या टर्मिनल जो नेटवर्क के संसाधनों का उपयोग करता है। तो कितने? दो, प्रेषक सेंडर और प्राप्तकर्ता रिसीवर। क्लियर हो गया। अब हम आगे देखेंगे सर्वर। ये क्वेश्चन में बड़ा महत्वपूर्ण है। सर्वर अक्सर हम बैंक वगैरह में कोई काम करने के लिए जाते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह किसी चीज़ का करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ बोला जाता है सर्वर डाउन है, अभी काम नहीं होगा। तो सर्वर क्या है? तो सर्वर नेटवर्क के किसी एक नोड को संचार व्यवस्था बनाए रखने, अभी हमने पढ़ा दो नोड होते हैं, एक रिसीवर के पास में और एक सेंडर के पास में। तो नेटवर्क क्या है, सर्वर क्या है? नेटवर्क के किसी एक नोड को संचार व्यवस्था बनाए रखने तथा साझा संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? सर्वर कहते हैं। क्लियर है। सर्वर को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सर्वर, इसमें दो कंप्यूटर होंगे, एक जो है प्रेषक वाला और भेजने वाला सेंडर का, और दूसरा होता है रिसीवर का। अब हम आगे देखते हैं संचार की विधियाँ। संचार की विधियाँ, तो संचार की विधियों में हम देखते हैं, तो पहला है सिंप्लेक्स मेथड, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स मेथड और तीसरा है फुल डुप्लेक्स मेथड। पहला क्या है? सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड डाटा और सूचनाओं को एक ही दिशा में प्रसारण होता है, एक ही। जैसे रेडियो, रेडियो सिर्फ बोलता है, प्रसारण करता है, हम उससे वार्तालाप नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड में ये वन वे कम्युनिकेशन जिसे कह सकते हैं, डाटा और सूचनाओं का एक ही दिशा में संचरण होता है, जैसे रेडियो का प्रसारण। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो संचार होता है, सिर्फ कीबोर्ड दे सकता है कंप्यूटर को, ले नहीं सकता उससे, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो दूरदर्शन का, वो सिर्फ ऑडियो वीडियो दोनों में होता है, लेकिन वन वे ही होता है। अब है हाफ डुप्लेक्स मेथड। हाफ डुप्लेक्स मेथड अर्थात अर्ध डुप्लेक्स मेथड। तो इसमें सूचनाओं का संचारण दोनों दिशाओं में किया जाता है, पर एक बार में एक ही दिशा में किया जाता है, एक बार में एक ही दिशा में किया जाता है। जैसे टेलीफोन पर आवाज़ का आदान प्रदान, हम एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, दूसरा बोलेगा पहला सुनेगा। तो इस तरीके से तो ये क्या कहलाएगा? हाफ डुप्लेक्स मेथड। हाफ डुप्लेक्स मेथड, जिसमें डाटा का संचार दोनों तरफ से होता है, लेकिन एक बार में एक इधर से और फिर दूसरे इधर से, ठीक। फिर एक फुल डुप्लेक्स, जिसमें सूचना तथा डाटा को दोनों दिशाओं में एक साथ प्रेषित किया जाता है, इसमें तार की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या? फुल डुप्लेक्स मेथड, एक साथ में दोनों इधर से डाटा का आदान प्रदान होता है। अब इस नेटवर्क की महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, ये क्वेश्चन पीएससी ने मेंस में पूछा गया। बैंडविड्थ क्या है? दिमाग की घंटी बज गई होगी। बैंडविड्थ, तो देखो डाटा जब प्रेषित किया जाता है, डाटा जो प्रेषित किया जाता है तो उसकी पिच होती है, एक हाई और एक लोअर फ्रीक्वेंसी, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? फ्रीक्वेंसी। तो डाटा के संचारण के समय माध्यम में उच्चतम एवं निम्नतम आवृत्ति, हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी, हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी की सीमा बैंडविड्थ कहलाती है। क्लियर हो गया? बैंडविड्थ क्या है? हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी की सीमा। हायर एंड, जो डाटा जब संप्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है, तो उसमें उसकी एक उच्चतम सीमा होती है और उसकी निम्नतम सीमा होती है। तो इन दोनों का जो अंतर होता है, हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी की जो सीमा होती है, वो बैंडविड्थ कहलाती है। और बैंडविड्थ जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, डाटा का संचरण उतना ही तीव्र होता है। और इसे कैसे? हर्ट्ज, इसकी जो इकाई है, बैंडविड्थ की जो इकाई है,
वो हर्ट्ज है। लेकिन अभी जो है वर्तमान में MBPS मेगाबाइट्स पर सेकंड में भी इसे मापा जाता है। मेगाबाइट क्या, मेगाबिट्स सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से भी इसे मापा जाता है। क्लियर हो गया। बैंडविड्थ, हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी की सीमा, इसे हर्ट्ज में मापा जाता है, लेकिन वर्तमान में इसे MBPS और GBPS में भी मापा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बॉड। यहाँ लिखा हुआ नहीं है PDF में मेरे पास में, लेकिन हम फिर भी समझेंगे इसे। बॉड, तो बॉड क्या है? ये डाटा संचरण की गति को मापने की इकाई। बॉड, BAUD, बॉड क्या है? ये डाटा संचारण की गति को मापने की इकाई, और इसे बिट प्रति सेकंड BPS में मापा जाता है, बिट्स पर सेकंड। अब है ब्रॉडबैंड, बैंडविड्थ के बाद में ब्रॉडबैंड। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, एग्जाम में मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, प्री के लिए भी क्वेश्चन ये बन सकता है। ब्रॉडबैंड, ये क्वेश्चन बना हुआ भी है। तो यह संचार माध्यम जिसमें डाटा स्थानांतरण के लिए विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल उपलब्ध होता है, ब्रॉडबैंड कहलाता है। क्या? वह संचार माध्यम जिसमें डाटा स्थानांतरण के लिए विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल उपलब्ध होता है, ब्रॉडबैंड कहलाता है। अब ये जैसे DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, DSL का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। फिर है केबल टीवी, ऑप्टिकल फाइबर आदि, ये सब ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता है। इसके माध्यम से ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराया जाता है। ट्राई, यदि हम ट्राई की बात करें, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ट्राई का। 2014 के PSC में इतना सा लिखा हुआ है ट्राई। तो क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 512 किलोबाइट प्रति सेकंड kbps से अधिक क्षमता वाले संचार माध्यमों को ब्रॉडबैंड की संज्ञा दी गई है। ब्रॉडबैंड की संज्ञा दी गई। ट्राई ने किसे? 512 kbps से अधिक क्षमता वाले संचार माध्यमों को ब्रॉडबैंड की संज्ञा दी गई है। अब बेसबैंड क्या है? अगली जो हमारा जो टॉपिक है वो है बेसबैंड, ब्रॉडबैंड और उसके बाद में बेसबैंड। वह संचार माध्यम जिसमें डाटा स्थानांतरण के लिए कम बैंडविड्थ उपलब्ध होता है, बेसबैंड कहलाता है। इसे नैरो बैंड भी कहा जाता है, बेसबैंड। वह संचार माध्यम जिसमें डाटा स्थानांतरण के लिए कम बैंडविड्थ डाटा उपलब्ध होता है, यह कम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहेंगे? बेसबैंड। इसे नैरो बैंड के नाम से भी जाना जाता है। अब संचार के माध्यम यदि देखें, संचार के माध्यम, तो सबसे पहले है ट्विस्टेड पेयर केबल डायग्राम में देख रहे हैं आप, दो तार हैं और जो आपस में लपेटे हुए हैं। तो इसमें तांबे के दो तार होते हैं जिन पर प्लास्टिक या टेफ्लॉन कुचालक की परत चढ़ी होती है। ये तार आपस में लिपटे रहते हैं और शोर में कमी आती है, इसके माध्यम से शोर में कमी आती है। यह संकेतों को रिपीटर के बिना लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम है। लंबी दूरी मतलब इतना नहीं कि 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर नहीं, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक डाटा को ले जाने में सक्षम है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या बताया? इसमें तांबे के दो तार होते हैं जिस पर प्लास्टिक या टेफ्लॉन की कुचालक परत चढ़ी होती है। ये तार आपस में लिपटे रहते हैं, संतुलित माध्यम बनाते हैं जिससे केबल में शोर में कमी आती है और इसके माध्यम से डाटा को लंबी दूरी तक, लगभग 1 किलोमीटर तक भेजा जा सकता है। फिर एक कोएक्सियल केबल। तो डायग्राम में देखें तो इसमें बाह्य परत कुचालक है,
बीच में तार की जाली है, फिर कुचालक की परत है और बीच में क्या है, केंद्रीय ठोस चालक एक तार है। तो क्या है, इसमें केंद्रीय ठोस चालक के चारों ओर चालक तार की जाली, जिसे शील्ड भी कहते हैं, रहती है और दोनों के बीच जो है एक प्लास्टिक का कुचालक रहता है और इसके माध्यम से जो है 10 मेगाबाइट पर सेकंड तक की बैंडविड्थ के साथ में डाटा को भेजा जा सकता है। जो टीवी का जो केबल देखा होगा आप लोगों ने, तो ये कोएक्सियल केबल होता है। टीवी प्रसारण देखने के साथ साथ इंटरनेट आदि का सेवा का उपयोग करने के लिए भी कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है। कोएक्सियल केबल, इसे क्या बोलेंगे, टीवी केबल। टीवी वाला जो ये जो इंटरनेट का जो केबल होता है, ये सब इसी का उदाहरण है। अब है प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर केबल। तीसरा जो है प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये ग्लास या प्लास्टिक या सिलिका का अत्यंत पतला तंतु होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल काय का बनता है, ग्लास का, प्लास्टिक या सिलिका का बना अत्यंत पतला तंतु होता है जो एलईडी द्वारा उत्पन्न संकेत प्रकाश युक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। एलईडी या लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न संकेत युक्त प्रकाश लाइट सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। यह क्वेश्चन बनता है, कौन से सिग्नल को एलईडी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल लेके जाता है, तो लाइट सिग्नल को या प्रकाश युक्त सिग्नल को लेकर जाता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये क्वेश्चन पूछा गया पीएससी ने। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर में डाटा स्थानांतरण के लिए टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है और इसमें शोर अत्यंत कम, बैंडविड्थ अधिक तीव्र तथा संकेतों की हानि न्यूनतम होती है और इस पे खर्च बहुत अधिक होता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल के बाद हम देखेंगे माइक्रोवेव वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये। अब जैसे हमने देखा ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसमें वायर की ज़रूरत पड़ती थी, तार की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन माइक्रोवेव क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। अब इसमें किसी भी प्रकार के तार की ज़रूरत नहीं है। इसमें उच्च आवृत्ति अर्थात 2 से 40 गीगाहर्ट्ज वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों के संप्रेषण से संचार स्थापित किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संप्रेषण से संचार स्थापित किया जाता है और इसमें कम लंबाई के पैराबोलिक एंटीना का उपयोग किया जाता है। इसमें एंटीना का उपयोग, जो सिग्नल्स को ग्रहण करने के लिए एंटीना का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? माइक्रोवेव अर्थात वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब है संचार उपग्रह। अब इन सब को डाटा देने के लिए क्या चाहिए, संचार उपग्रह चाहिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, संचार उपग्रह। तो कृत्रिम संचार उपग्रह फोन, टीवी, कंप्यूटर के लिए संचार का बेहतर माध्यम उपलब्ध कराता है। यह सुदूर प्रदेशों तथा विश्व के किसी भी कोने में संचार उपलब्ध कराने में सक्षम है। इनके द्वारा 6 या 14 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति को उपग्रह की ओर भेजा जाता है। पहले जमीन से उपग्रह की ओर भेजा जाएगा और फिर उपग्रह पर स्थित ट्रांसपोंडर इसे एम्पलीफाई कर 4 या 11 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति से वापस भेज देता है। हमारा जो अगला टॉपिक होगा तो ये इसी से संबंधित होगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से संबंधित होगा, तो हम इसे डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी तो इतना याद रखना है
कि नेटवर्क के लिए क्या ज़रूरी है, तो वो है संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट अति आवश्यक होते हैं। अब हम देखेंगे इथरनेट केबल। इथरनेट केबल, इथरनेट तो कंप्यूटर व नेटवर्क डिवाइस जैसे मॉडेम है, टेलीफोन है, राउटर है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या है। मॉडेम क्या है, टेलीफोन क्या है और राउटर क्या है, इन सबको हम देखेंगे। लेकिन इन आदि को आपस में इथरनेट केबल से जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया। इथरनेट केबल काय के लिए आवश्यक है? मॉडेम, टेलीफोन और राउटर आदि को आपस में जोड़ने के लिए इथरनेट केबल आवश्यक होता है। तो हम देखेंगे मॉडेम और मॉड्यूलेशन। मॉडेम और मॉड्यूलेशन तो जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संकेत डिजिटल संकेत होते हैं। अब ये संकेत की बात कर रहे हैं हम, तो इनके जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संकेत जो होते हैं वो डिजिटल संकेत होते हैं और इन संकेतों की आवृत्ति बहुत ही कम होती है। ये याद रखना, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संकेत कैसे होते हैं? डिजिटल। क्या? डिजिटल। और डिजिटल संकेतों की आवृत्ति कैसी होती है? बहुत ही कम। डिजिटल संकेतों की आवृत्ति बहुत ही कम होती है। ये संकेत संचार माध्यम पर अधिक दूरी तय करने में सक्षम नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। तो फिर वहाँ क्या लगा दिया जाएगा? मॉडेम। वहाँ क्या लगा दिया जाएगा? मॉडेम। और मॉडेम क्या करेगा? इन डिजिटल सूचना संकेतों को कैरियर सिग्नल पर सुप्रीमाइज किया जाता है, जिसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। और डीमॉड्यूलेशन में क्या? डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदला जाता है। बस इतना सा हमें याद करना है। मॉड्यूलेशन है ना, मॉड्यूलेशन। कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संकेत कैसे होते हैं? डिजिटल संकेत होते हैं। इन संकेतों की आवृत्ति बहुत कम होती है और ये संकेत संचार माध्यम पर अधिक दूरी तय करने में सक्षम नहीं होते, तो इसलिए वहाँ मॉडेम लगाया जाता है। और मॉडेम क्या करता है? इन डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदल देता है। डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदल देता है। और एनालॉग संकेत कैसे होते हैं? इनका जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये तीव्र होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, फेज, एम्पलीट्यूड, आयाम वगैरह जो होते हैं बहुत तीव्र होते हैं। क्लियर हो गया। और ये 3 प्रकार के मॉडेम हम इस्तेमाल करते हैं। पहला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन। फेस मॉड्यूलेशन। क्लियर हो गया। अब हम आगे देखेंगे डाटा ट्रांसमिशन सर्विस। डाटा ट्रांसमिशन सर्विस किस तरीके से जो डाटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे। तो डाटा ट्रांसमिशन सर्विस, डाटा ट्रांसमिशन सर्विस, अलग अलग तरीके की सेवा, डाटा ट्रांसमिशन सर्विस। तो सबसे पहला है डायल अप लाइन। डायल अप लाइन सबसे पहले नंबर पे, डायल अप लाइन, इसे स्विच्ड लाइन भी कहते हैं और इसका उपयोग टेलीफोन की तरह नंबर डायल कर संचार स्थापित करने में किया जाता है। डायल अप लाइन क्लियर है एकदम। टेलीफोन की तरह नंबर डायल कर संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है और जब तक इंटरनेट चालू रहेगा तो फ़ोन का प्रयोग बातचीत के लिए नहीं किया जा सकता है। दोनों में से एक काम रहेगा। टेलीफोन से तो किया जाएगा लेकिन बात करेंगे तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और डाटा ट्रांसफ़र यदि हो रहा है तो तब तक हम बात नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। डायल अप लाइन टेलीफोन की तरह नंबर डायल कर संचार स्थापित करने में किया जाता है और जब इंटरनेट चालू रहता है तो फ़ोन पर बातचीत नहीं की जाती है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या PPP का प्रयोग किया जाता है। अब है लीज्ड लाइन। डायल अप लाइन के बाद में लीज्ड लाइन, डाटा ट्रांसमिशन सर्विस पढ़ रहे हैं और उसमें दूसरे नंबर पर है लीज्ड लाइन।
तो इसे व्यक्तिगत या सीधी लाइन भी कहते हैं। इसमें दो दूरस्थ कंप्यूटरों को एक खास लाइन से सीधे जोड़ दिया जाता है और इसका प्रयोग आवाज़ और डाटा दोनों के लिए किया जाता है। लिस्ड लाइन क्या है? व्यक्तिगत या सीधी लाइन, प्राइवेट और डेडिकेटेड लाइन होती है। इसमें दो दूरस्थ कंप्यूटरों को एक खास लाइन से सीधे जोड़ा जाता है और इसका प्रयोग आवाज़ और डाटा, वॉइस एंड डेटा दोनों के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में लिस्ड या डेडिकेटेड लाइन द्वारा ही कंप्यूटर जोड़े जाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में किस लाइन का उपयोग? लिस्ड लाइन या डेडिकेटेड लाइन का ही उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे है ISDN। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। क्या? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसमें मॉडेम की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मॉडेम की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें डाटा व आवाज़ के लिए अलग अलग चैनल का प्रयोग किया जाता है। क्या बताया मैंने? इसमें मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती, मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती और डाटा और आवाज़ दोनों के लिए अलग अलग चैनल का प्रयोग किया जाता है और इंटरनेट से जुड़े होने के बावजूद फ़ोन पर सामान्य रूप से बातचीत की जा सकती है। इंटरनेट से जुड़े होने के बावजूद फ़ोन पर सामान्य रूप से बातचीत की जा सकती है। तो उसे कौन सी लाइन? ISDN। फुल फॉर्म भी हमें याद होना चाहिए इनके। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। GSM ये सिम वगैरह जब हम लेते हैं ना तब ये बार बार बात हो, मोबाइल फ़ोन वगैरह। तो GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये लिखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो हम इसे ठीक तरीके से लिखेंगे। देखो GSM के आगे मैंने कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस लिखा हुआ है और उसके नीचे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो इससे हम मिलाएंगे। GSM का फुल फॉर्म क्या? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो यह मोबाइल फ़ोन के संचालन के लिए सर्वाधिक प्रचलित मानक है जिसमें बिना फ़ोन बदले अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें एक चिप लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है जो GSM तकनीक से जुड़े मोबाइल फ़ोन पर प्रत्येक उपभोक्ता की एक अलग पहचान स्थापित करती है। जो चिप होती है उसे हम सिम कार्ड कहते हैं। SIM सिम। ठीक। फिर है CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ये थर्ड जनरेशन 3G मॉडल पर आधारित और ये भी मोबाइल फ़ोन संचालन में इसका उपयोग किया जाता है। तो मोबाइल के लिए दो तरीके की टेक्निक हमने पढ़ी, CDMA और GSM। फिर अगला है DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक। तो इसमें टेलीफोन लाइनों का प्रयोग डिजिटल डाटा को ट्रांसमिशन में किया जाता है। टेलीफोन लाइनों का प्रयोग डिजिटल डाटा को के ट्रांसमिशन में किया जाता है। अतः संपर्क स्थापित करने के लिए डायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। जैसे हमने लिस्ड लाइन में देखा, जो शुरुआत वाली थी डायल अप लाइन, उसमें देखा था कि इसमें डायल करना होता है, लेकिन यहाँ पर डायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वायरलेस ब्रॉडबैंड, ये सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक टेक्निक, जिसे वाईफाई वगैरह हम कहेंगे। तो वायरलेस टेक्निक तो रेडियो तरंगों की सहायता से बिना तार के तीव्र गति से डाटा स्थानांतरण की विधि वायरलेस ब्रॉडबैंड कहलाएगी। जैसे वाईफाई हो गया, वाईमैक्स हो गया, ये वायरलेस टेक्निक है। और जैसे लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, इन सब के जरिए जो उपयोग किया जाए, इसी टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इसी टेक्निक का उपयोग किया जाता है। जहाँ वाईफाई की बात कर रहे हैं तो वो लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग किया जाता है वाईफाई,
और जबकि वाईमैक्स होता है 50 किलोमीटर की दूरी तक तीव्र गति की वायरलेस इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। दोनों में याद कर लेना, वाईफाई और वाईमैक्स। वाईफाई जो है लोकल एरिया नेटवर्क में कम दूरी के लिए, और वाईमैक्स होता है ये 50 किलोमीटर तक की दूरी तक डाटा को तीव्र गति से भेज सकता है। और इसका प्रयोग अलग अलग स्थानों पर स्थित वाईफाई हॉट स्पॉट्स को के द्वारा भी किया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो बड़ा सरल सा है एकदम ये। तो इसमें हम देखते हैं, तो जैसे लेन लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वेन वाइड एरिया नेटवर्क। ये 3 नेटवर्क ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मित्रों, किसी भी साल का हम क्वेश्चन पेपर उठा के देख ले, अनसॉल्व पेपर, सॉल्व पेपर उठा के देख लें, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनता ही है। तो लेन अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र 1 से 10 किलोमीटर के बीच में जो है लोकल एरिया नेटवर्क है। 1 से 10 किलोमीटर के बीच में लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे लेन लोकल एरिया नेटवर्क। और इसमें बस टोपोलॉजी का प्रयोग, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेन LAN लोकल एरिया नेटवर्क में किस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। 1 से 10 किलोमीटर की रेंज में जुड़े हुए कंप्यूटर, जैसे ऑफिस है, फैक्ट्री है, विश्वविद्यालय, कैंपस है, इसके बीच जो कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। अब है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेन, तो यह किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र, 100 किलोमीटर की त्रिज्या का क्षेत्र मेन कहलाता है। और मेन का प्रयोग जो है सीमित भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है, और इसमें निजी व सार्वजनिक कंप्यूटर को भी जोड़ा जाता है। एक शहर के लिए यह नेटवर्क माना जाता है। अब है वेन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, कोई देश हो, कोई महाद्वीप हो, या संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क, ये क्या कहलाएगा? वेन अर्थात वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें जो गति होगी वो कम रहेगी और त्रुटियों की संभावना अधिक होती है। और इसके लिए टेलीफोन, लीज्ड लाइन, फाइबर ऑप्टिकल केबल आदि का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो 3 मुख्य नेटवर्क है हमारे, लेन, मेन और वेन। लेन लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वेन वाइड एरिया नेटवर्क। अब हम कुछ संक्षिप्त जो नेटवर्क है उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ दूरी, मतलब 10 मीटर से 100 मीटर तक कंप्यूटर का अपने ही उपकरणों से स्थापित संचार पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, ये WPAN भी हो सकता है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है। फिर है SAN, CAN, SAN अर्थात कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संस्था या किसी अन्य बड़े कैंपस के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क। कैन अर्थात कैंपस एरिया नेटवर्क 1 से 5 किलोमीटर तक हो सकता है। फिर है WLAN अर्थात वायरलेस लेन। वायरलेस तकनीक का प्रयोग कर बिना तार के कुछ छोटे भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित कंप्यूटरों का नेटवर्क। WLAN या वायरलेस लेन। फिर है ईथरनेट। यह लेन लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग किया जाने वाला लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ईथरनेट प्रोटोकॉल है, सबसे पहला प्रोटोकॉल है जो 1981 में इसका प्रयोग किया था। लोकप्रिय बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत बॉब मेटकॉप द्वारा कब की गई थी? 1973 में। शुरुआत तो इसकी ईथरनेट की बॉब मेटकॉप द्वारा
1973 में की गई थी और ये भी लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है, प्रयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है। अब हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क। भारत सरकार द्वारा स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क, तो सबसे पहला है एनआईसी नेट। एनआईसी नेट, ये एनआईसी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, और एनआईसी नेट तो फिर नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क। इसे निकनेट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? निकनेट। एनआईसी निक नेट भी कहा जाता है। और भारत सरकार के लिए नेशनल बैकबोन का निर्माण करती है। जितने भी ई गवर्नेंस से संबंधित प्रोग्राम हैं वो एनआईसी के माध्यम से ही प्रसारित होते हैं। फिर है राष्ट्रीय ज्ञान संजाल अर्थात नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेशनल नॉलेज नेटवर्क, भारतीय ज्ञान संजाल, राष्ट्रीय ज्ञान संजाल। इस नेटवर्क पर भारत भर के सभी शैक्षणिक तथा ज्ञान आधारित संस्थाओं का उच्च गति क्षमता वाले संचार माध्यमों से आपस में जोड़ा जाता है। एजुकेशन से संबंधित राष्ट्रीय ज्ञान संजाल अर्थात नेशनल नॉलेज नेटवर्क। फिर है राज्य वाइड एरिया नेटवर्क, स्वान। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्वान। यह भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित एक बैकबोन नेटवर्क है और इसका जो है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय को जिला मुख्यालय होते हुए ब्लॉक स्तर पर भी उच्च गति क्षमता वाले संचार माध्यमों से जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हर जिले में इसका एक कार्यालय है, स्वान। ठीक, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। फिर है ईआर नेट, ईआर नेट एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, ईआर नेट। इसके द्वारा जो है स्थापित कंप्यूटर शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थाओं को आपस में जोड़ता है, ईआर नेटवर्क। तो 4 प्रमुख नेटवर्क हैं, निकनेट, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, स्वान और ईआर नेट। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पिछले साल भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो प्रमुख 5 टोपोलॉजी है, प्रमुख 5 टोपोलॉजी अर्थात कंप्यूटर या विभिन्न जो साधन है उनको आपस में किस ढंग से जोड़ा जाए। टोपोलॉजी का मतलब है टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने की टेक्निक, टोपोलॉजी, टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने की टेक्निक। तो सबसे पहला है स्टार, बस, रिंग, ट्री और मैश। 5 तरीके की टोपोलॉजी हमें पढ़ना है। पिछले साल इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था अर्थात 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। अब देखो सबसे पहले हमने लिखा स्टार टोपोलॉजी। तो देखो होस्ट कंप्यूटर एक बीच में है और चारों तरफ जो है उसमें नोड कंप्यूटर जो है आपस में जुड़े हुए हैं। जो बीच में जो होता है, बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसे सेंट्रल हब या होस्ट नोड कहते हैं। होस्ट नोड या होस्ट कंप्यूटर या सेंट्रल हब कहा जाता है। और जो विभिन्न टर्मिनल जो है आपस में सीधा संपर्क न करके होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही संपर्क स्थापित करते हैं। यदि हम ये चारों उत्तर वाले को ए, पूर्व वालों को बी, दक्षिण वाले को सी और पश्चिम वाले को डी यदि नाम दे दिया जाए तो ए, बी, सी, डी आपस में नहीं जुड़े होंगे। ये कोई भी डाटा को यदि इनको शेयर करना है, संचार करना है तो सबसे पहले होस्ट कंप्यूटर से बात करेंगे और उसके बाद ही डाटा शेयर होता है। तो एन नोड को आपस में जोड़ने के लिए N1 संचार लाइनों की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? यदि मान के चलो कि ये नोड ख़त्म हो गया, बी नोड ख़त्म हो गया तो भी संचार जो है सी और डी का बाधित नहीं होगा, आपस में
नेटवर्क काम कर सकते हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होगा? यदि होस्ट कंप्यूटर ही ख़राब हो जाए, उसी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर ए बी सी डी चारों के चारों एक साथ ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो आपस में काम नहीं कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं हम, दूसरे नंबर पे ये वाला है, बीच में हमारा मिसप्रिंट हो गया था। तो दूसरे नंबर पे है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में हमने देखा कि इसमें एक केबल जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है, एक बीच का केबल है जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है, और इसके जरिए जो है दूसरे नोड लेफ्ट राइट में जुड़े रहते हैं। इस कारण इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। लेन में इसी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। लेन में किस टोपोलॉजी का? बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। एक क्या है, उसमें ट्रांसमिशन लाइन है और नोड जो है इसमें दाएं बाएं तरफ से जुड़े हुए रहते हैं, और बस लाइन से ये नोड जुड़े हैं। ये नोड भी एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं। इसके लाभ क्या होता है? इसमें बहुत कम केबल की आवश्यकता पड़ती है, कम खर्च होता है। लेकिन त्रुटि भी है इसकी, यदि ये जो केबल ट्रांसमिशन लाइन यदि ख़राब हो जाए तो सभी नेटवर्क ठप हो जाते हैं। अब है रिंग टोपोलॉजी। बड़ा महत्वपूर्ण, देखिए डायग्राम से ही समझ में आता है कि इसमें रिंग टोपोलॉजी में क्या है, सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप से जुड़े हुए रहते हैं, और इसमें जो मेन जो हब होता था, जैसे हमने देखा कि इसमें होस्ट कंप्यूटर होता था, तो यहाँ पे होस्ट कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। जो नोड होते हैं यही आपस में जुड़े हुए रहते हैं। प्रत्येक नोड अपने निकटतम नोड से डाटा प्राप्त करता है। प्रत्येक नोड अपने निकटतम नोड से डाटा प्राप्त करता है, और इसे ए बी सी डी यदि नाम दिया जाए तो आपस में ही ए बी से जुड़ा होगा, बी सी से जुड़ा होगा, सी डी से जुड़ा होगा, डी ए से जुड़ा होगा। उल्टा क्रम इसमें नहीं चलता है। डी ए से नहीं जुड़ सकता, ए बी से नहीं, बी सी से नहीं, सी डी से नहीं, ऐसा उल्टा क्रम नहीं होगा, सीधे क्रम में ही। अर्थात इसमें सूचनाओं का संचारण एक ही दिशा में होता है, याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें सूचनाओं का संचारण केवल एक ही दिशा में होता है। अब है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड डाटा स्थानांतरण करता है तथा डाटा संचरण में सहायक होता है। सारे नोड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर बी को यदि देखें तो बी ए से जुड़ा है, बी सी से जुड़ा है, बी एफ से जुड़ा हुआ है, बी ई से जुड़ा हुआ है, बी डी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे डी को देखेंगे तो वो अन्य पांचों नोड से जुड़ा होगा, ई को देखेंगे तो वो अन्य पांचों नोड से जुड़ा होगा। अर्थात इसमें प्रत्येक नोड डाटा स्थानांतरण कर सकता है तथा डाटा संचार में सहायक होता है। क्लियर हो गई बातें? तो चारों प्रकार के हमने टोपोलॉजी देखा। अब हम देखेंगे इंटर नेटवर्किंग टूल्स। इंटरनेट से संबंधित टूल कौन कौन से हैं? तो एक है हब। सबसे पहले हब। तो हब क्या है? विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। बड़ा सरल है एकदम। क्या? विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। हब जो होता है डाटा स्थानांतरण के लिए मार्ग प्रदान करता है। डाटा स्थानांतरण के लिए मार्ग प्रदान करता है। फिर है स्विच एक हार्डवेयर उपकरण है जो विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ता है। स्विच एक हार्डवेयर उपकरण है जो विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। फिर है ब्रिज। ये भी एक हार्डवेयर उपकरण है। ब्रिज एक हार्डवेयर उपकरण है जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं। दो लेन अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। समान एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। फिर है नेटवर्क गेटवे।
नेटवर्क गेटवे। तो यह अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं, दो नेटवर्क या लेन को आपस में जोड़ता है, जो अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं। जहाँ ब्रिज की बात की तो वहाँ प्रोटोकॉल एक जैसे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के प्रोटोकॉल अलग अलग है। तो ऐसे लेन को जोड़ने के लिए नेटवर्क गेटवे का उपयोग किया जाता है। एक है रिपीटर, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में पीएससी द्वारा, रिपीटर भी पूछा गया, राउटर भी पूछा गया है। तो रिपीटर नेटवर्क में डाटा संकेतों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें डाटा संकेतों में ह्रास हो जाता है, नुकसान हो जाता है, डाटा जो है वो समाप्त होने लगता है। तो लंबी दूरी तक डाटा संकेतों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। रिपीटर एक हार्डवेयर होता है जो डाटा संकेतों को बीच बीच में परिवर्तित करते रहता है। ठीक, रिपीटर। फिर राउटर। राउटर क्या, इंटरनेट पर डाटा संकेतों को पैकेट्स बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, पैकेट्स के रूप, बंडल्स के रूप में भेजा जाता है। ठीक, तो इंटरनेट पर डाटा संकेतों को पैकेट्स बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। डाटा पैकेट्स को सबसे छोटे तथा सबसे तेज मार्ग द्वारा निर्धारित पते तक पहुंचाने का काम राउटर करवाता है। राउटर का काम क्या है, डाटा पैकेट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थात निर्धारित पते पर तेजी से भेजना। फिर है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट में लगाया जाता है, और अर्थात वो केबल को जोड़ने वाला जैक कहलाता है। तो इस तरीके से ये कुछ हमने देखे। फिर है मॉडेम, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। हमने मॉडेम के बारे में संक्षेप में पढ़ा था कि जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल संकेतों का उपयोग करता है और जिसकी गति कम होती है। तो इसमें क्या लगाया जाता है, मॉडेम लगाया जाता है। मॉडेम का काम क्या है, डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलना और एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलना, क्योंकि जो टेलीफोन लाइन होती है वो एनालॉग संकेतों को समझता है और कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल संकेतों को समझता है। तो एक मॉडेम जो होता है वो कंप्यूटर के साथ में लगा होता है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलता है, और एक मॉडेम जो है वो टेलीफोन के पास में लगा होता है जो टेलीफोन के एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलता है। बात क्लियर हो गई एकदम। ये देखा हमने, कंप्यूटर और फिर एक मॉडेम लगा है, दूसरा मॉडेम और फिर वापस कंप्यूटर। क्लियर हो गया। मॉडेम के भी दो प्रकार, आंतरिक मॉडेम और बाह्य मॉडेम, इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम। फिर यदि हम देखें तो वायरलेस टेक्नोलॉजी, अब हम देखेंगे बेतार तकनीक। बेतार, बिना तार के डाटा का आदान प्रदान करना, बेतार तकनीक अर्थात वायरलेस टेक्नोलॉजी। डाटा आदान प्रदान करने की ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें वायर की ज़रूरत नहीं है, तार की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें देखा था वाईमैक्स, हमने पढ़ लिया इसे। वाईमैक्स मतलब वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, मतलब 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तक का डाटा जो है वायर, बिना वायर के लेन देन में इसका उपयोग किया जाता है। फिर WLL, वायरलेस लोकल लूप, WLL, वायरलेस लोकल लूप। ये भी एक वायरलेस तकनीक है जिसमें बड़ी बैंडविड्थ तथा उच्च गति के डाटा संचरण के साथ टेलीफोन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले वो टेलीफोन आया था जिसमें किसान लोग इसका उपयोग करते थे, काला कौवा बोलते थे, और इसे उठा के खेत में भी लेके चल जाते थे। और उससे पहले के जो टेलीफोन होते थे वो एक जगह स्थिर रहते थे। और फिर WLL आया, इसे खेत में इधर उधर, मतलब ये मोबाइल जैसा था, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चल जाते थे। और फिर उसी का विकसित रूप क्या हो गया, मोबाइल हो गया। क्लियर हो गया। WLL, वायरलेस लोकल लूप। फिर है ब्लूटूथ। देखो, ब्लूटूथ
वाईफाई से पहले ब्लूटूथ का उपयोग करते थे। डाटा आदान प्रदान करने के लिए दो मोबाइल को पास पास में रखते थे, ब्लूटूथ कनेक्ट करते थे और डाटा का ट्रांसफ़र करते रहते थे। तो ब्लूटूथ क्या है? वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा छोटे वेवलेंथ की रेडियो तरंगों का प्रयोग कर कम दूरी मतलब 100 मीटर तक के लिए डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। किस तरंगों का? रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है और इसके माध्यम से माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, हैंडसेट है, मॉडेम आदि को बिना तार के ही आपस में जोड़ा जाता है। अब हम देखेंगे वाईफाई। वाईफाई यह एक वायरलेस तकनीक, वायरलेस लेन वाईफाई, जिसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। 100 मीटर की दूरी तक आपस में तथा इंटरनेट से इसे जोड़ा जा सकता है। फिर है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, लाईफाई, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो यह एक डिवाइस है जो विभिन्न उपकरणों को वाईफाई या ब्लूटूथ मानकों का प्रयोग कर वायरलेस नेटवर्क से जोड़ता है, वायरलेस एक्सेस। अब हम देखते हैं लाईफाई, लाइट फिडेलिटी। यह उच्च गति से संचार प्रदान करने वाली बेतार तकनीक है। डाटा, फोटो आदि भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हमने इतना पढ़ा है, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो सार्थक पहल, बदलाव हमसे है, जीवन का कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा है उससे संबंधित। संचार माध्यमों में बैंडविड्थ का अर्थ है तो वह डाटा वहन करने की क्षमता, बैंडविड्थ अर्थात डाटा वहन करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन था हमारा, कंप्यूटर में डाटा प्रेषण की गति मापने की इकाई है। छोटी इकाई की बात करें, कंप्यूटर में डाटा प्रेषण की गति मापने की इकाई है तो बीपीएस अर्थात बिट प्रति सेकंड। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है, सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है तो वो है डायल अप सर्विस। कौन सी? डायल अप सर्विस। सिम का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? सिम, SIM, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी के द्वारा। सिम का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसी प्रकार CDMA का फुल फॉर्म, CDMA जो मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी है, CDMA, तो इसका फुल फॉर्म है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। वेन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, लेन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम, तो वह है कैंपस एरिया नेटवर्क। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम को जोड़ा जाता है, कहाँ जोड़ा जाता है? टेलीफोन लाइन से। मॉडेम को कैसे जोड़ा जाता है? टेलीफोन लाइन से, ठीक है। बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स आदि। कंप्यूटर डाटा को भेजता हुआ प्राप्त करता है किस सिग्नल्स के रूप में? डिजिटल सिग्नल्स के रूप में। टेलीफोन डाटा को भेजता हुआ प्राप्त करता है एनालॉग सिग्नल्स के रूप में। अब हम देखेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs देखते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन,
माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? क्वेश्चन शायद सुन लिया हो आप लोगों ने, फिर भी बता रहा हूं मैं। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? वीडीयू, मॉडेम, यूनिक्स या सीपीयू? ए नंबर पे वीडीयू, बी नंबर पे मॉडेम, सी नंबर पे यूनिक्स, डी नंबर पर सीपीयू। तो सही उत्तर है मॉडेम। क्या? मॉडेम। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूरदर्शन संचारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। ऑप्शन ए आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा, बी आवृत्ति मॉड्यूलेशन द्वारा, सी कला मॉड्यूलेशन द्वारा और डी कोण मॉड्यूलेशन द्वारा। हमने मॉड्यूलेशन के प्रकार पढ़े, तो उसमें से पहला है ये आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा। सिग्नल की शक्ति, लास्ट क्वेश्चन हमारा, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है रिपीटर, राउटर, गेटवे और स्विच। तो हमारा उत्तर होगा रिपीटर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक पहल का हिस्सा बनने के लिए, सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सार्थक पहल की पहल अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।